बात कर रहे हैं अब्जॉर्प्शन के इश्यूज पे। अब्जॉर्प्शन पे जितनी लीगालिटीज इश्यूज हैं वो ऑलरेडी पंकज सर बता चुके हैं, और हम भी बहुत सारे जो लीगल फर्टिनिटीज के जो टॉप लॉयर्स हैं उनसे पिछले 4 सालों में ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिस्कस किया। और उन डिस्कशन के बाद में जब हम सेटिस्फाई हुए, हर हर जो क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर से आया हमारी साइड में कि यहाँ पे ये लीगल इश्यू है, वो जजमेंट इसके अगेंस्ट में है, ये जजमेंट उसके अगेंस्ट में है, वो सारे जजमेंट्स हमने स्टडी किए। और वो सारे जजमेंट स्टडी करने के बाद उन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम हजारों टाइम्स डूटा की मीटिंग्स में दे चुके हैं। और वो देने के बाद और वहां के जो टीचर एक्टिविस्ट हैं, वो चाहे किसी भी ग्रुप का हो, उन सबको ये जानकारी है कि अब्जॉर्प्शन के मोमेंट में या अब्जॉर्प्शन का जो इश्यू है इसमें कोई भी लीगल हर्डल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि जिनका सॉल्यूशन हमारे पास में ना हो। वो सारे क्वेश्चन आंसर हुए, हजारों टाइम्स अभी तक हो चुके हैं, कई 100 घंटे की मीटिंग डूटा में हुई है। और उन डूटा की मीटिंगों में होने के बाद ये अब्जॉर्प्शन का इश्यू डूटा में टेकअप हुआ, डिफरेंट जीबीएम हुई, मूवमेंट शुरू हुआ, और डूटा के आज एक सेंटर पॉइंट पे आज भी अब्जॉर्प्शन है। अब इसमें सवाल ये नहीं है कि अब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता या अब्जॉर्प्शन में कोई लीगल हर्डल है। सवाल ये है कि इसके लिए जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी वो लड़ाई नहीं लड़ी गई है। और जो लोग डूटा की मीटिंग्स में इस चीज पे यस करते हैं कि अब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, सारी कुछ चीजें, वो इंडिविजुअल जाके टीचर्स को बार बार कहते हैं कि अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, उसमें ये लीगल हर्डल है। और जो टीचर है वो जो कॉमन स्टाफ एसोसिएशन में भी बहुत बार जाके बताया कि हर जो इश्यूज में क्या क्या जो भी क्वेश्चन रेज हुआ उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, और कोई इसमें लीगल हर्डल है नहीं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग रह गए कम, और जो लोग इसके विरुद्ध में अफवाह फैलाने वाले वो लोग हैं ज्यादा, जिसके कारण से हर बार टीचर्स में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लोग कोर्ट में चले जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारण ये है कि जो इश्यूज जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी की आ सकती है, आर्टिकल 14, 16 का लोग हवाला देते हैं, लेकिन उन लोगों को इतना ही बोलते हैं कि आर्टिकल 14, 16 का क्या होगा, लेकिन उसके बाद का उसको ना उसके आगे का पता ना कुछ पीछे का पता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक फिर आ जाते हैं उमा देवी केस पे। उमा देवी केस किसी ने पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा उमा देवी केस में क्या क्या प्रोविजन है और किन बेसिस पे उमा देवी केस अब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है, उसके बारे में कोई जानकारी ना हो, लेकिन वो भी आदमी आके कह देता है कि अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता क्योंकि उमा देवी केस है, वो हर्डल है। जबकि उमा देवी केस इसमें अब्जॉर्प्शन में हर्डल नहीं है, ये हमें पहले दिन से पता था। इसके साथ साथ में बहुत सारे स्टेट्स में अब्जॉर्प्शन हुआ है ऑर्डिनेंस के द्वारा। आप देखिए कि ये मूवमेंट शुरू करने के बाद में आज के दिन पंजाब में, सिर्फ पंजाब में 53,000 जो एम्प्लॉइज हैं उसमें ग्रुप ए, बी, सी और डी सारे ग्रुप्स के एम्प्लॉइज का पिछले 4 सालों में 53,000 एम्प्लॉइज का वहां पे अब्जॉर्प्शन हो चुका है। लगभग 18,000 टीचर्स का वन स्लॉट में पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ये मई 2020 में। हिमाचल प्रदेश में 18,000 का तो एक साथ हुआ है, बाकी वहां पे हर 3 साल में कभी 3,000 का, कभी 2,000 का, कभी 1,500 का, कभी 4,000 का कंटिन्यूअसली अब्जॉर्प्शन वहां पे हो रहा है। यही सिचुएशन उत्तराखंड की है, राजस्थान की सिचुएशन यही है, यूपी में 2018 में यही जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, इसी सरकार ने 1,000 कॉलेज लेक्चर्स का अब्जॉर्प्शन किया। तो सवाल ये नहीं है कि अब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता या इसमें कोई लीगल हर्डल है। सवाल ये है कि इसके साथ में जो जस्टिस के साथ में लड़ाई होनी चाहिए थी अब्जॉर्प्शन के लिए, वो लड़ाई नहीं हुई। लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, और लोग जो एडोक टीचर्स हैं और जो भी टीचर्स हैं जिनको कंप्लीट जानकारी ना हो, उसके कारण से एक मिस इन्फॉर्मेशन के कारण से लगातार लोगों को बहकाने का काम पिछले काफी टाइम से चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उमा देवी का जो केस है उसमें बेसिकली 4 प्रोविजन है कि भाई आपका जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है या नहीं, जिस पोस्ट पे जो कैंडिडेट काम कर रहा है वो एलिजिबल है या नहीं है, नंबर 1। तो इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं एडोक बेसिस पे, वो सारे उस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं।
नंबर टू, कि वो जिस पोस्ट पे पढ़ा रहे हैं वो पोस्ट सैंक्शन पोस्ट है या नहीं। सभी मैक्सिमम मैक्सिमम के 99.99% हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं 0.01 का, बाकी 99.99% टीचर्स हैं वो सब्सटेंटिव पोस्ट पे पढ़ा रहे हैं। दूसरा, उसका जो क्लोज है वो फुलफिल होता है। तीसरा ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो हुई है कि नहीं हुई है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे फॉलो हुई है। और जब अब्जॉर्प्शन की बात आती है तब तो रिजर्वेशन पॉलिसी पे लोग सवाल उठा देते हैं, लेकिन उसी पोस्ट उसी रोस्टर से एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी चीज समझने की जरूरत है कि जब जिस पोस्ट पे आपके सामने एडवर्टीजमेंट आ रहा है, और जहां तक कहा जाता है जी एडवर्टीजमेंट आएगा और आप सब लोगों का इंटरव्यू होगा और सब लोगों का हो जाएगा, ये आप देखिए कि पिछले 4 सालों में कितनी बार लोग फॉर्म भर चुके हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार फॉर्म आता है, फिर वो वापस 19 महीने, 15 महीने, 16 महीने लैप्स हो गया, फिर दोबारा फॉर्म भरे जाते हैं, फिर लोगों को आशा बनती है कि अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि पिछले 5 साल से जो जहां पे पहले खड़े थे आज वहीं पे हम खड़े। और चौथा पॉइंट जो टाइम पीरियड का है कि उमा देवी केस में जो अफेक्टेड पार्टी थी वो 10 ईयर की थी, तो उसके लिए उमा देवी केस में जो जज था उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया 10 ईयर का। अब उसके बाद में जो जजमेंट के अंदर, उस जजमेंट में उसके बाद जितने स्टेट्स में अब्जॉर्प्शन हुए उसमें टाइम पीरियड का कोई फ्रेम नहीं है। कोई स्टेट 8 साल वाले कर रहा है, कोई स्टेट 4 साल वाले कर रहा है, कोई 1 साल वाले का कर रहा है। और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे सब्सटेंट उमा देवी केस की कंडीशन फुलफिल ना होते हुए भी अब्जॉर्प्शन किया गया। असम और नागालैंड का आप एग्जांपल लीजिए, वहां पे गेस्ट टीचर्स थे, वहां पे पोस्ट सैंक्शन नहीं थी, उसके बावजूद अब्जॉर्प्शन किया गया। आप बॉम्बे का एग्जांपल ले सकते हैं। लोग कहते हैं जी वो ग्रुप बी, ग्रुप सी और डी में क्या, बॉम्बे में डॉक्टर्स का किया गया है। दिल्ली के अंदर ये वकील साहब मुझे बता रहे थे कि दिल्ली में जो कुछ जजेस थे उनकी पोस्ट सैंक्शन नहीं थी, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप पोस्ट सैंक्शन करिए और इन लोगों को आप हटा नहीं सकते, और इनकी जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करें उसमें दूसरे लोगों को आप नहीं बुला सकते, और इन्हीं लोगों की सर्विसेज को आप रेगुलराइज कीजिए। तो जब सब जगह पे हो सकता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकता। अब जैसे कुछ लोग बात करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे राइट्स, तो ये राइट्स तो भारत में पंजाब में भी अब जो ऑप्शन हो रहा है तो वहां पे भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे है तो आर्टिकल 14, 16 जब पंजाब में वायलेट नहीं हो रहा, हिमाचल में वायलेट नहीं हो रहा, उत्तराखंड में वायलेट नहीं हो रहा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे वायलेट हो जाएगा। और उत्तराखंड की किसी यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो वहां पे अब जो ऑप्शन वैलिड है और उन लोगों का ऑब्जॉर्प्शन हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एस्पेक्ट आप देखिए कि वहां पे भी जो नॉर्म्स, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही यूजीसी रेगुलेशन है, उससे ही वो यूनिवर्सिटी कंट्रोल हो रही है, वही यूजीसी रेगुलेशन में इंप्लीमेंट है, वही यूजीसी रेगुलेशन हमारे अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंटेड है। तो डिफरेंस कहां से आ गया। सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटी में सिर्फ फंडिंग का डिफरेंस है, नथिंग मोर देन दैट। रूल एंड रेगुलेशन स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं वही अप्लाई होते हैं, वहां पे भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तो ये बहकाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले कई सालों से ये किया जाता है रहा है, और उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है। एक लड़ाई यदि लड़ी जाए, वो 5 दिसंबर का जो मूवमेंट था, 5 दिसंबर के मूवमेंट में मैं खुद वहां पे था, और एचआरडी सेक्रेटरी, भाई हम क्या समझते हैं कि एचआरडी सेक्रेटरी जो पूरी हिंदुस्तान की हायर एजुकेशन को कंट्रोल कर रहा है, ये जो सवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में उठ रहे हैं, क्या उसने हमें सवाल नहीं पूछे होंगे। यूजीसी चेयरमैन से हम कई बार मिल चुके हैं, और क्या उन्होंने वो सवाल हमसे नहीं पूछे होंगे। उन सवालों के एक एक सवाल का हम जवाब दिया, और उस जवाब के बावजूद वो एग्री हुए हैं इस चीज के ऊपर कि भाई आपकी जो डिमांड है वो गलत नहीं है, और आपकी डिमांड है वो इलीगल नहीं है। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये भ्रम फैलाया था कि ये इलीगल है, और कई बार जैसे कुछ लोगों में वर्ड्स में आ जाते हैं कि जी ये अब्जॉर्प्शन वर्ड ठीक नहीं। भाई अब्जॉर्प्शन वर्ड ठीक नहीं, आप कुछ भी कर दो, लेकिन आप जो टीचर जहां पे पढ़ा रहा है, हमारा मकसद ये है कि उसका डिस्प्लेसमेंट ना हो और वो टीचर वहां पे परमानेंट हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना है, समस्या वहां पे है। तो मेरा सभी टीचर से ये कहना है, जो टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कि हमारे को देखना चाहिए जो इश्यूज आ रहा है,
दिल्ली डूटा के अंदर कोई इशू टेकअप हुआ है तो ये कभी नहीं सोच सकते कि विदाउट डिलिब्रेशन और विदाउट ऐसे ही किसी मुद्दे पर डिस्कस के इशू टेकअप होगा, और वो लगातार 4 साल से चल रहा है। तो कोई भी लीगल हेडल नहीं है, उमा देवी केस कहीं ऑब्स्टेकल नहीं है। और जब लीगल हेडल नहीं है, हम सब्सटेंटिव पोस्ट पे पढ़ा रहे हैं, एलिजिबल है, तो अब ऑप्शन में दिक्कत कहाँ पे? अब यहाँ पे कुछ एक जो चीज हर चुनाव का या हर टाइम में होता है कि मोडालिटीज, मोडालिटीज क्या होनी है? जो ड्राफ्ट वहां से भारत सरकार से आना है, उस भारत सरकार के ड्राफ्ट में यही चार चार पांच चीजें लिखी के आनी है। जो रेगुलेशन, चाहे वो यूजीसी लेके आए चाहे एमएचआरडी लेके आए, उसमें वही चार पांच चीजें जो उमा देवी केस में लिखी हुई है। कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए, सब्सटेंटिव पोस्ट पे होना चाहिए, सर्विसेज सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। हमारा सर्विसेज तो सेटिस्फैक्ट्री है, हर 4 महीने में लोगों को कहा था कि आपकी सर्विसेज सेटिस्फैक्ट्री, आपको एक्सटेंड किया था। तो वही वो ड्राफ्ट के अंदर हम ही क्यों लेके जाए? जब भारत सरकार जब वहां पे बनाएगी उसमें ऑर्डिनेंस या यूजीसी ऑर्डिनेंस बनाएगी, वो ऑटोमेटिकली उसमें 4 पॉइंट डालेगी उसमें कि भाई फुल स्केल मिलना चाहिए, और कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए, सब्सटेंटिव पोस्ट पे होना चाहिए, रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होना चाहिए, और जो उसका सर्विसेज सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। यही 5 पॉइंट मोडालिटी के, मोडालिटी के नाम पे कंफ्यूज किया जाता है कि भाई ये मोडालिटी नहीं है, वो मोडालिटी लेके आओ, ये मोडालिटी लेके आओ, जबकि ये उस ड्राफ्ट के अंदर यूजीसी लाए या एमएचआरडी लाए, वो ही उस ड्राफ्ट में लाना है। तो मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि एब्जॉर्प्शन है, उसमें कोई लीगल हेडल नहीं है। और 2 लेटेस्ट जो जजमेंट अभी वकील साहब ने बताए हैं, चंद्रमोहन नेगी का और उमेश ठपरियाल का, ये लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जब यदि किसी पॉलिसी को जस्टिफाइड कर रहा है, उसके बावजूद हम कौन होते हैं कि भाई उसको कह रहे हैं कि भाई उसमें लीगल हेडल है? तो ये सोशल जस्टिस के लिए भी जरूरी है अब्जॉर्प्शन, क्योंकि वन स्ट्रोक में पिछले ओबीसी का रिजर्वेशन 2007 में लागू हुआ, और जो 4,500 पोस्ट वहां पे ओबीसी की रिजर्वेशन के बाद में जो आई यहाँ पे, वो पोस्ट अभी तक नहीं भरी गई है। तो उस वो जो कम्युनिटीज हैं, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हो, उनके साथ में जस्टिस करने का एक तरीका है कि वहां पे जो लोग उनकी फर्स्ट जनरेशन है, उनको पिछले वो जो सोसाइटी का जो सेक्शन है, वो पहले से एक्सप्लॉइटेटेड है समाज में, और अब वहां पे जब हायर एजुकेशन में वो एलिजिबल होके आ गया, तो वहां पे भी उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा। तो उसके साथ में भी जस्टिस करने का एक तरीका है कि वन स्ट्रोक में सभी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सबका ऑप्शन हो। इसके साथ साथ में जो टीचर्स जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, टीचर अनसर्टेनिटी में रह रहा है। ये प्रॉब्लम हमें सबको पता है, चाहे मेटर्निटी लीव का इश्यू हो, और यदि हम बात करें मेटर्निटी लीव की या जो अदर फैसिलिटीज की, यदि अब्जॉर्प्शन वन स्ट्रोक में हो गया तो हमारे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें मिल जाएंगी। और यदि अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मान लीजिए किसी भी कारण से हम इस मूवमेंट में फेल होते हैं और अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यूअसली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो पीछे वाली गवर्नमेंट है उससे ज्यादा आगे वाली गवर्नमेंट की पॉलिसी डिस्ट्रक्टिव होती है, उससे आगे लगातार डिस्ट्रक्टिव होती है। तो जो पॉलिसी डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी आएंगी, उसके इम्प्लीकेशंस हैं, जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं, वो इस एक जनरेशन को, जो हिंदुस्तान की हाईली क्वालिफाइड जनरेशन है, इस जनरेशन को भुगतने पड़ेंगे। और जो 5,000 टीचर्स हैं, इसको किसी भी टाइम में कोई भी इम्प्लीकेशन भुगतने पड़ सकते हैं। कभी रोस्टर का इश्यू आ जाएगा, कभी वर्कलोड का इश्यू आ जाएगा, तो ये इम्प्लीकेशंस टाइम टू टाइम भुगतने पड़ेंगे, पिछले 15 साल से भुगत रहे। तो इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका एक सॉल्यूशन है कि वन स्ट्रोक में यूजीसी लेके आए या एमएचआरडी लेके आए, एक रेगुलेशन लेके आए, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको रेगुलाइज कर दिया जाए। और यदि एक चीज और समझने की जरूरत है कि यदि हमारे जो प्रोसीजर था, जो जो एडोक के रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है, वो यदि 1% भी फॉल्टी होता, उसमें 0.01% भी फॉल्टी होता, तो यूजीसी और एमएचआरडी जो ग्रांट दे रहे हैं और जो सैलरी हमारे को मिल रही है, वो कभी का रिकवर हो गया होता। और ये हमारी रिकवरी नहीं हो रही, हमारे को फुल स्केल मिल रहा है यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और एमएचआरडी और यूजीसी लगातार ग्रांट दे रही है, और अभी तक 15 साल में उस ग्रांट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ये फाइनेंशियल मैटर होने के बावजूद, इट मींस हमारी जो सारी प्रोसीजर है वो वैलिड है, और अकॉर्डिंग टू भारत सरकार, यूजीसी
और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वैलिड है। तो इसमें कोई सवाल उठाना कि जो प्रोसीजर फॉल्टी है, जो कहीं और कोई लेकुना है, वो सारी बातें हैं, बेबुनियाद हैं, और उनका एक ही समाधान है कि ऑब्जेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनोज भाई। आई थिंक आपने सही मायने में लीगैलिटीज और उसके ऊपर और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के उससे एग्जाम्पल से दिखा दिया दैट वन स्ट्रोक एब्जॉर्प्शन is actually the key to, I would now call it the independent way of life। जैसे हमें स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट पे इंडिपेंडेंस मिली थी, ऐसे ही स्ट्रोक ऑफ एब्जॉर्प्शन से हमको इंडिपेंडेंस मिलेगी स्लेवरी से, इस एक्सप्लॉयटेशन से, और इस तरह के जो प्लाइट हमारे एडहॉक टीचर्स को भुगतने पड़ रहे हैं उन सब से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉरवर्ड विद योर व्यू पॉइंट।